हेलो स्टूडेंट्स, बात आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री से एक नए रिवीजन सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां एमसीक्यूज के माध्यम से आपके आने वाले प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी या रिवीजन की जाएगी। और हम आज प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्टोरिकल एज, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का सबसे पुराना काल है, उस काल से हम शुरुआत करेंगे, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। तो क्वेश्चंस पे आगे बढ़ने से पहले हम इस बात से शुरुआत करेंगे कि प्रोटो हिस्ट्री या प्री हिस्ट्री इस टाइम पीरियड को क्यों कहा जाता है। प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय हमें किसी भी तरह के कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, या फिर जो मिलते हैं उन्हें हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कि क्या लिखा गया है। इसलिए हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन पीरियड या इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के समय को प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है या आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा के साइट से हमें कई सारे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट्स मिले हैं, चित्रात्मक लिपि का खोज हमने की है, लेकिन हम अभी तक उस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं कि उसमें क्या लिखा गया है, वो चित्र किस चीज की ओर इशारा करते हैं या क्या दर्शाते हैं वो चित्र। इसको हम पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। इसलिए हड़प्पा का जो समय है वो प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल है। इससे भी पुराने समय में जाएं तो हम इससे पहले का जो समय है, यानी कि स्टोन एज जो है, वो आपका प्री हिस्टोरिकल पीरियड है या फिर प्राग ऐतिहासिक काल है। पाषाण काल, जिसमें कि आपका पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण काल आता है। ये सारे काल आपके स्टोन एज और प्री हिस्टोरिकल एज को बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें किसी भी तरह का लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। आईवीसी में हमें चित्रात्मक लिपि मिलती है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिलता है, लेकिन यहां पे हमें कोई लिपि नहीं मिलती है। इसलिए पूरे के पूरे स्टोन एज को प्री हिस्टोरिकल एज कहा जाता है। तो आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने एमसीक्यू रिवीजन सीरीज की, और एक एक करके हम इन दोनों टॉपिक्स को क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज करेंगे, और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस के बारे में जानते हुए हम यह भी तय करेंगे कि और इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जिनका आपको एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भीमबेटका केव्स शो द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड टू मेसोलिथिक एंड टू द चाल्कोलिथिक पीरियड। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं में हमें लोअर पैलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण काल से लेके मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल तक के हमें अलग अलग तरह के ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है इस चित्रों से। इससे संबंधित हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें चुनना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, इट कंटेन्स एविडेंस ऑफ यूज ऑफ टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल दीज टाइप्स ऑफ पीरियड। क्या हमें इन सभी पीरियड के औजारों और टूल्स जो इस समय इस्तेमाल किए गए, इनके बारे में पता चलता है इन चित्रों से? जी हां, पता चलता है। तो यह बात आपकी सही है। दूसरी चीज, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ शंख लिपि इंस्क्रिप्शंस इन द भीमबेटका क्लस्टर ऑफ रॉक शेल्टर्स। अब यह समझने वाली बात है कि शंख लिपि होती क्या है। शंख लिपि जो है वो घुमावदार लिखी जाने वाली लिपि, जिस जैसे अक्षरों का इस्तेमाल ब्रह्मी लिपि में किया गया है, उसके लिए शंख लिपि नाम का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि घुमावदार अक्षर जो है वो शंख की तरह दिखते हैं। तो ब्राह्मी लिपि जो है या ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो आपकी शंख लिपि है। तो क्या हमें भीमबेटका की गुफाओं में किसी भी तरह की ब्राह्मी लिपि जो है उसके बारे में पता चलता है? तो नहीं पता चलता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। तो अगर हम ऑप्शंस में से देखेंगे तो आंसर ऑप्शन ए होगा। शंख लिपि जो है उसका इस्तेमाल बहुत बाद में महाजनपद और मौर्य काल के समय में किया गया है, और इसलिए हम इन्हें भीमबेटका की गुफाओं में नहीं पाते।
अब चूंकि भीमबेटका के बारे में पूछा ही गया है तो आपको यह ध्यान रखना है कि भीमबेटका में जो है हमें अलग अलग चरणों के बारे में, उनमें किए गए अलग अलग तरह के औजारों के इस्तेमाल के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, उस समय की लोगों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में, किस तरह की आर्थिक गतिविधियों में वे संलग्न थे, समाज किस तरह का हुआ करता था, क्या समाज का कोई मुखिया हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था, इन सभी चीजों के बारे में हमको इन चित्रों से पता चलता है। मनोरंजन के लिए लोग नाच गाने का काम किया करते थे। एक चित्र में जहां एक व्यक्ति बीच में बैठा है और चारों तरफ लोग उसके नाच रहे हैं, इस चित्र से हमें पता चलता है कि समाज जो है उसमें स्ट्रैटिफिकेशन था, वर्गीकरण था, कोई एक मुखिया हुआ करता था उस समय, यानी कि पाषाण काल में। तो इन सब चीजों का पता हमें सिर्फ भीमबेटका की गुफाओं और उनके चित्रों से पता चलता है। वहीं हमें यह भी पता है कि भीमबेटका की गुफाओं में चित्रों में ज्यादातर लाल रंग का इस्तेमाल किया गया है। सारे रंगों का, चाहे लाल हो, नीला हो, पीला हो, सारे रंगों के लिए जो है प्राकृतिक चीजों का, नेचुरल जो आपको सब्सटेंस मिलते हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ओकरे से या गेरू से जो है आपके लाल कलर और ऑरेंज कलर को बनाया जाता था। ठीक उसी तरह से लाइमस्टोन जो है उसका इस्तेमाल सफेद कलर को बनाने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से अलग अलग चीजें जो है भीमबेटका की गुफाओं और उनकी चित्रकला से हमें विभिन्न तरह की चीजों के बारे में पता चलता है। और भीमबेटका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य देने वाला एक साइट है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो आपको रायसेन जिला मध्य प्रदेश में मिलेगा, भोपाल से थोड़ी दूर पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स रेंजिंग फ्रॉम द मीसोलिथिक एज टू द आयरन एज। मीसोलिथिक से एज से लौह युग तक के एज की साइट्स के बारे में देखना है और इनको आज के प्रेजेंट डे रीजन्स के साथ मैच करना है कि ये सही है या नहीं। तो कौन कौन से रीजन्स दिए हैं? सबसे पहला कोल्डीवाहा है। कोल्डीवाहा कहां है? कोल्डीवाहा जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोल्डीवाहा जो है वो आपका इलाहाबाद यूपी के पास पड़ता है आज के। और कोल्डीवाहा में आपको याद दिला दूं कि कोल्डीवाहा से ही आपको नियोलिथिक पीरियड में सबसे पहली बार चावल की खेती के साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डीवाहा से ही मिले हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मेहरगढ़, हरियाणा। मेहरगढ़ जैसा कि हम जानते हैं यह आपका बलूचिस्तान प्रांत में है, जो कि आज के पाकिस्तान में है। तो मेहरगढ़ जो है वो हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता। तीसरा ऑप्शन पय्यमपल्ली, तमिलनाडु। पय्यमपल्ली जो है वो आपके नवपाषाण काल युग से संबंधित है, नियोलिथिक पीरियड का एक सदर्न साइट है, जहां पे हमें एश माउंट्स या राख के टीले जो है देखने को मिलते हैं, और ये बिल्कुल तमिलनाडु में है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। अगर हमें सही कोड, सही आंसर का चुनाव करना है तो 3 ओनली जो है वो हमारा सही आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि आपको नियोलिथिक, चालकोलिथिक, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक के अलग अलग साइट्स जो है वो बिल्कुल ध्यान रखने जरूरी हैं, और कुछ साइट्स जहां से हमें कुछ खास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं उनको भी याद रखना जरूरी है। जैसे कोल्डीवाहा से सबसे पहला हमें साक्ष्य मिलता है, किस चीज का? चावल की खेती का। मेहरगढ़ जो है वहां से हमें साक्ष्य मिलता है, ये सबसे पुराना हड़प्पा का साइट है। अगर हमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करनी है तो मेहरगढ़ जो है वो सबसे पुराना हड़प्पा का साइट है। सबसे पुराना खेती के अवशेष जो हमें मिलते हैं, एग्रीकल्चर के रिमेन्स हमें मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। पय्यमपल्ली के बारे में जैसा मैंने कहा, ये तमिलनाडु में है, और यहां से हमें राख के टीले मिलते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ढेर सारे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया गया था, उनको पालतू बनाया गया था, और एनिमल्स का इस्तेमाल जो है अलग अलग तरह की चीजों को प्राप्त करने के लिए, खाने पीने की इस्तेमाल किया जाता था। इन सब चीजों के बारे में हमें यहाँ के पुरातात्विक साक्ष्यों से, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलता है। ठीक है, इसी तरह से आपको चालकोलिथिक पीरियड के कई सारे रीजन्स जो है वो याद रखने चाहिए, जैसे आहर, बनास, गिलुंद, गणेश्वर। इसके अलावा जौरवे महाराष्ट्र में, डायमाबाद, इनाम गांव, इसके अलावा मालवा, सावलदा कल्चर, इन सब चीजों के बारे में, ये सब क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा नियोलिथिक साइट्स में आपके सिर्फ कोल्डीवाहा और पय्यमपल्ली ही नहीं, आपके ईस्टर्न साइट्स भी हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आपके सारू तारू, मार्काडोला, ये सब आपके असम मेघालय में है।
उसके अलावा उत्तरी साइट्स भी हैं आपके नियोलिथिक पीरियड के, जैसे कि बुर्जोहम, गुफकराल, ये सारे आपके कश्मीर में है। यहाँ पे आपको पाए जाते थे ड्वेलिंग पिट्स। गुफकराल को पॉटर्स केव भी कहा जाता है। यहाँ पे पहली बार नियोलिथिक पीरियड में आपको याद होगा पहली बार जो है पॉटरी के अवशेष हमें, पॉटरी के एविडेंसेस हमें नियोलिथिक पीरियड से ही मिले हैं, और वो भी सबसे पहले हमें उत्तरी साइड्स, नॉर्दर्न साइड्स जो है कश्मीर, गुफकराल और बुर्जोहम के वहां से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग रीजन्स द रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन अ सीक्वेंस। ऐसा कौन सा, विच साइट, ऐसी कौन सी साइट है जहां हमें इन तीनों के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं? क्या हमें कश्मीर वैली, कृष्णा वैली, बेलन वैली या गोदावरी वैली, किसमें से हमें मिले हैं? आपको अगर ध्यान होगा तो पैलियोलिथिक साइट जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पैलियोलिथिक साइट आपका बेलन वैली है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के पास। यहीं से आपको सारे अलग अलग समय के, अलग अलग पीरियड के, पैलियोलिथिक के, मीजोलिथिक के और नियोलिथिक के, तीनों के रिमेन्स हमें इस जगह से, जब हम वर्टिकल एक्सकवेशन करते हैं, ऊपर से नीचे तक एक्सकवेशन करते हैं, तो सबसे जो नया यानी कि नियोलिथिक कल्चर जो है वो हमें सबसे ऊपरी सतह पे मिलेगा, और जितनी गहराई तक हम उसकी खुदाई करते जाएंगे तो हमें पेलियोलिथिक जो है उसके भी पुरातात्विक साक्ष्य हमें बेलन वैली से मिलते हैं। तो आपका सही आंसर जो है वो बेलन वैली है। बेलन वैली यूपी में, डिडवाना राजस्थान में, ये सारे आपके पेलियोलिथिक साइट्स हैं जो शुरुआती समय से या मानव के सभ्यता की ओर जाने की शुरुआत के समय से जो है ये साइट्स हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, और जैसा कि मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले आपको रिवीजन के दौरान बताया है क्वेश्चन के समय कि इसका सही आंसर जो है वो मेहरगढ़ है। पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप पे कृषि करने के साक्ष्य जो हैं वो हमें मेहरगढ़ से मिलते हैं, और ये लगभग 9000 बीसी या ईसा पूर्व के समय का है, जब हमें मेहरगढ़ का साइट जो है वहां से हमें एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। मुख्य तौर पर मेहरगढ़ जो है वो नियोलिथिक साइट माना जाता है। 7000 से 2500 बीसी के बीच में नियोलिथिक और प्री हड़प्पा का साइट, दोनों साइट बना रहा है। यहां पे भी आपको वर्टिकल एक्सकवेशन के दौरान हड़प्पा से लेके नियोलिथिक तक के आपको साक्ष्य देखने को मेहरगढ़ में मिलेंगे। ठीक है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, बोलन पास के पास, और इसे कच्ची प्लेन बलूचिस्तान में ही आपको पाया जाएगा, जो कि आज के आपके पाकिस्तान में है। लेकिन उस समय जब राष्ट्र की अवधारणा नहीं हुआ करती थी, नेशन का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर से देखिए, आपके एक क्वेश्चन के रिवीजन से दूसरा क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है। एश माउंट्स आर रिलेटेड टू द नियोलिथिक कल्चर ऑफ, कहां पाए गए थे एश माउंट्स? पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली कहां है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहां है? सदर्न इंडिया में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, साउथ इंडिया। पय्यमपल्ली, ब्रह्मगिरी, इस तरह के आपको हल्लूर, मस्की, ये सारे आपके साइट्स जो हैं नियोलिथिक साइट्स हैं। हालूर, मस्की, ये सारे आपके साइट्स हैं नियोलिथिक जो कि सदर्न इंडिया में पाए जाते हैं, और इन सभी जगहों से हमें एश माउंट्स मिले हैं जो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे लार्ज नंबर्स में एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन जो है किया गया था नियोलिथिक लोगों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन अपर पैलियोलिथिक मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की मूर्त पैलियोलिथिक के समय की जो कि हड्डियों से बनी है, वो हमें कहां से मिलती है? पैलियोलिथिक में सबसे महत्वपूर्ण साइट बेलन वैली ही है, और बेलन वैली ही है जहां से हड्डियों की बनी हुई मदर गॉडेस की मूर्त जो है वो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रूप में मिलती है, जो हमें यह सजेस्ट करती है कि नियोलिथिक लोग जो पहली बार सेटल हुए थे, बस्तियों में बसे थे, जो पहली बार जिन्होंने कृषि की थी, एग्रीकल्चर किया था, जिन्होंने पहली बार एग्रीकल्चर के साथ साथ पॉटरी का इस्तेमाल किया था, ये लोग जो हैं इनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस, धार्मिक भावनाएं जो हैं
उसके बारे में हमें बेलन वैली से पता चलता है, जब मदर गॉडेस की मूर्ति जो है हड्डियों से बनी हुई हमें बेलन वैली में मिलती है। तो रिलीजन, सोसाइटी, इन चीजों के बारे में आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो बताते हैं। तो बेलन वैली अपर पैलियोलिथिक साइट है, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और यहां पे ही मदर गॉडेस की हड्डियों की मूर्त मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following sites provide the evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत जो है वो मीजोलिथिक पीरियड में हुई है। पैलियोलिथिक पीरियड में इंसान या मानव जो है उसने डोमेस्टिकेशन की शुरुआत नहीं की थी, मीजोलिथिक में इसकी शुरुआत हुई है, और इसको भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसका जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है वो हमें बागौर और आदमगढ़ से मिलता है। तो यहां ऑप्शंस देखते हैं, ओडई, बोरी, बागर और लखनिया। इसमें आपका सही जवाब जो है वो है बागर, और बागर जो है वो आपका राजस्थान में है। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश और बागौर इन राजस्थान, ये दो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मीजोलिथिक पीरियड के, जहां से हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके मीजोलिथिक पीरियड के दो इंपॉर्टेंट साइट्स हो गए। मीजोलिथिक पीरियड में ये एक महत्वपूर्ण बात थी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत जो है वो मीजोलिथिक पीरियड से ही हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोन एज इन इंडिया। ठीक है, पाषाण काल के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, different periods are identified on the basis of type and technology of the stone tools। पाषाण काल जैसा हम की जानते हैं, स्टोन एज जो है उसको 3 महत्वपूर्ण या 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भाग हैं ये? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक और चाल्कोलिथिक। ये 4 आपके एजेस हैं इस समय के। इस एजेस में क्या फर्क है, इनको क्यों इस तरह से इनका वर्गीकरण किया गया है? इनका वर्गीकरण किया गया है जिस तरह के औजार इस समय मिलते हैं। पैलियोलिथिक एज में हमें बड़े बड़े हथियार मिलते हैं, राउंड शेप के होते हैं, ज्यादा नुकीले नहीं होते हैं। धीरे धीरे मीजोलिथिक पीरियड में ये माइक्रोलिथ हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उसके बाद नुकीले भी हो जाते हैं मीजोलिथिक पीरियड में। नियोलिथिक पीरियड में आते आते आपकी जो है चमक आ जाती है हथियारों में। और चाल्कोलिथिक पीरियड जो है, यहां सिर्फ आप पत्थर के औजार नहीं बनाते, आप कॉपर के भी औजार बनाते हैं। द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय मैन इज द कॉपर। और चाल्कोलिथिक पीरियड में कॉपर के टूल्स भी हमको मिलते हैं। तो दैट्स व्हाई टूल्स जिस तरह के मिलते हैं और टूल्स की जो टेक्नोलॉजी है, इसके बेसिस पे ही, क्योंकि टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है यहां पे। भले ही पहले पत्थर नहीं घसा जाता था, उसको फिर तोड़ के घसा जाने लगा, अब घसने के बाद आपने उसको और पॉलिश किया और फिर आपने रॉ मटेरियल ही चेंज कर दिया। ये आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां पे पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि डिफरेंट पीरियड्स जो हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक या लिथिक या ओल्ड स्टोन एज के जितने भी पीरियड्स हैं वो सारे आपके क्लासिफाइड हैं ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स एंड देयर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा देयर आर, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, देयर आर नो रीजनल वेरिएशंस इन द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ टूल्स इन डिफरेंट पीरियड्स। क्या अलग अलग पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड में हमें सारे जगह एक समान ही टूल्स मिलते हैं? क्या नियोलिथिक पीरियड में सारी जगह हमें एक समान ही टूल्स मिलते हैं? यह हमें पता है कि यह स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस समय, इस हिस्टोरिकल पीरियड में जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो समय के साथ साथ पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़े हैं। आपको खूब अच्छी तरह से पता है कि सदर्न साइड जो है वहां पे हमें बहुत बाद के समय में टूल्स जो है पाए जाते हैं, मीजोलिथिक और नियोलिथिक के। नियोलिथिक टूल्स अगर हमको कश्मीर में 6000 साल या 6000 ईसा पूर्व मिलते हैं, तो वहीं नियोलिथिक टूल्स हमें साउथ इंडिया में 2500 साल ईसा पूर्व मिलते हैं। तो क्या रीजनल वेरिएशन है? बिल्कुल है। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? नो रीजनल वेरिएशन। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इवॉल्व्ड यूनिफॉर्मली इन अ नीट
यूनिलीनियर फैशन ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। तो क्या जब टूल्स अलग अलग हैं, ये दोनों स्टेटमेंट कायदे से एक ही हैं, क्या जब टूल्स जब अलग अलग नहीं हैं तो कल्चर किस तरह से यूनिफॉर्मली इवॉल्व हो सकते हैं? जब अलग अलग पीरियड में रीजन के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टूल्स का डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि इवोल्यूशन जो है आदमी का वो या इंसान का इवोल्यूशन जो है वो अलग अलग स्पेस से बढ़ा है, अलग अलग पीरियड में और अलग अलग क्षेत्र में। तो जब टूल्स का डेवलपमेंट एक जैसा नहीं है तो कल्चर्स का डेवलपमेंट एक जैसा कैसे हो सकता है? इसमें भी रीजनल वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म यूनिलीनियर फैशन में तो बिल्कुल भी इवोल्यूशन नहीं हुआ है अलग अलग पीरियड में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following Indian archaeologists first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock painting? इसका सिंपल आंसर वीएस वकांकेर। ये आपके पुरातत्वविद हैं जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी और इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को समझा था कि ये जो है पेंटिंग्स ये सारे प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स की हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम जानकारी देंगी हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में। और इन्हें ये पेंटिंग्स जो है स्पेन और फ्रांस के रॉक कट के पेंटिंग्स में देखने को मिलती थी और इन्हें तब इस बात का अनुमान लगा था कि ये जो पेंटिंग्स मैंने भीमबेटका में देखी थी वो भी प्री हिस्टोरिकल पीरियड की पेंटिंग्स हो सकती है। तो इसलिए वीएस वकांकेर जो है इन्हें आप इस बात का श्रेय दे सकते हैं कि भीमबेटका की पेंटिंग्स से हमें जो प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स के बारे में चीजें पता चलती है या जिनका आकलन हम कर पाते हैं वो इनके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेर मोस्टली नेग्रॉयड, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, मेडिटेरेनियन और नॉर्डिक। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस किस तरह के नस्ल पाए जाते थे? क्या नेग्रॉयड पाए जाते थे? बिल्कुल पाए जाते थे। क्या प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड पाए जाते थे? बिल्कुल पाए जाते थे। क्या मेडिटेरेनियन लोग पाए जाते थे? बिल्कुल पाए जाते थे। क्या नॉर्डिक लोग पाए जाते थे? बिल्कुल नहीं पाए जाते थे। तो एक ऑप्शन तो यहां से निकल जाता है। इसके अलावा नस्ल कौन सी पाई जाती थी? मंगोलॉयड रेस जो है वो भी आपका पाया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें रिमेन्स मिले हैं, ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, उन रिमेन्स के जेनेटिक एनालिसिस से हमें यह पता चलता है कि अलग अलग तरह के रेसेस जो हैं वो हमें पाए जाते थे। और इसमें सबसे ज्यादा जो हमें रिमेन्स मिले हैं वो रिमेन्स हमें मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय नस्ल जो है उस नस्ल के लोगों के मिले हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा जो नस्ल पाई जाती थी वो मेडिटेरेनियन थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच मेटल वाज अननोन टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन? पहले आप ये बताएं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सा मेटल नोन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी या उससे पहले आया है चालकोलिथिक पीरियड। तो चालकोलिथिक पीरियड में कॉपर का इस्तेमाल होता है तो कॉपर नोन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज के नाम से जानते हैं। ब्रोंज जो है वो एक मेटलिक एलॉय है जो कि कॉपर और टिन के मिश्रण से बनता है, एक मिश्रित धातु है ब्रोंज। तो ब्रोंज का अनुमान भी था, ब्रोंज के बारे में भी पता था। और कौन सी धातुओं के बारे में पता था? हमने ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता में पाया जाता था। उस ज्वेलरी इंडस्ट्री में हमें गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी जो है वो भी देखने को मिलती है। तो गोल्ड और सिल्वर जैसी धातुओं के बारे में भी पता था। तो यहां जितने भी ऑप्शन है, क्या गोल्ड पता था? बिल्कुल। सिल्वर पता था? बिल्कुल, सिल्वर बनाया जाता था। कॉपर पता था? हाँ, इसी से ब्रोंज बनाया जाता था। क्या आयरन पता था? बिल्कुल नहीं पता था। तो विच मेटल वाज अननोन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन? आपका आंसर है आंसर डी। आयरन एज जो है महाजनपद पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड जो है वो आयरन एज के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां हमें पहले आयरन के एविडेंसेस, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों एविडेंसेस हमें आयरन के इसी समय से मिलते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड में और उसके बाद महाजनपद पीरियड में हमें आयरन और आयरन के एक्सटेंसिव यूज के बारे में लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता चलता है। हड़प्पा में हमें किसी भी तरह से कोई लोहा कहीं भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में नहीं पाया गया है। तो आपका राइट आंसर है लोहा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। द सील डिपेक्टिंग मदर गॉडेस। मदर गॉडेस, हमें पता है सील जो है वो मोहरों का इस्तेमाल हड़प्पा की सभ्यता में बहुत ज्यादा किया जाता था। ट्रेड और कॉमर्स की दृष्टि से मुहर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते थे हड़प्पा की सभ्यता में। तो सील पे मदर गॉडेस की चित्र जो है, जिनके अंदर से, जिनके गर्भ से एक प्लांट ग्रो हो रहा है, अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम द वूम ऑफ मदर गॉडेस, ये सील हमें कहां से मिली है? ये सील जो है हमें हड़प्पा की एक साइट, जिसका खुद नाम हड़प्पा है, जो पाकिस्तान में है आज के समय में, वहीं से मिला है, जिसके नाम पर इस सभ्यता का नाम रखा गया है हड़प्पा सभ्यता। यहीं से आपको ये सील मिलती है मदर गॉडेस की, जिसमें मदर गॉडेस के वूम से एक प्लांट निकल रहा है। ये हमें उस समय की सोसाइटी और रिलीजन के बारे में, धार्मिक भावनाओं के बारे में बताता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हड़प्पा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगेन एक इंडस वैली की साइट से क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स द फेमस बुल सील वाज फाउंड? इंडस वैली सिविलाइजेशन में महत्वपूर्ण रूप से मदर गॉडेस का सील, बुल का सील, पशुपति का सील, ये सारे शील्स जो हैं, ये सारे मोहर जो हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि ये सारे सील्स जो हैं किन किन साइट से हमको मिलते हैं। तो अगेन मोस्टली हमको जो हड़प्पा की या इंडस वैली की सील्स मिले हैं वो सबसे ज्यादा हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो से ही मिले हैं। और बुल सील का भी आपका उदाहरण, जो एग्जाम्पल हमें मिलता है, वो हड़प्पा से ही प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जैसे मदर गॉडेस का हमें सील पर चित्र मिला है या उनकी आकृति बनी हुई मिली है। ठीक है, तो बुल सील जो है वो आपका हड़प्पा से पाया जाता था, और बुल जो है उसका रिलीजियस रिचुअल्स में सिग्निफिकेंस था, या रिलीजन में, सोसाइटी में उस समय सिग्निफिकेंस था। ये भी हमें बुल का सील जो है बताता है, क्योंकि सील्स या मुहर पे आप जो भी चित्र बनाते हैं उसका आपके समाज में, आपके धर्म में उसके प्रति जो है आदर की भावना देखने को मिलती है। ये इसके बारे में हमें पता चलता है, और इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य में जो है आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं मुहरों के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा राइनोसोरस का जो सील है वो हमें मोहनजोदारो से मिला है, और साथ ही साथ लोथल जो है वहां पे हमें फायर गॉड जो है उसके वर्शिप के साक्ष्य जो है वो भी हमें मिलते हैं हड़प्पा के इंडस वैली के साइट्स में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये फिर से एक साइट वाला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स वाज फाउंड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी? सर्जरी का जो सबसे पहला एविडेंस है वो हमें कालीबंगन से मिलता है। कालीबंगन में हमें सर्जरी का सबसे पहला एविडेंस मिलता है। यहां पे एक ट्रिपनेशन करके टेक्निक होती है, जिसमें खोपड़ी के अंदर या स्कल के अंदर जो है एक छेद किया जाता था, और इसके द्वारा इलाज जो है ये थेराप्यूटिक होता था। इससे दर्द जो है उसमें कमी आती थी, और इसके द्वारा इलाज करने के साक्ष्य हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं कालीबंगन राजस्थान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which site of the Harappan civilization has yielded a beautiful bronze image of a chariot? इसका आंसर आप सभी को पता है, ये डायमाबाद आपका जो चालकोलिथिक साइट भी है, जोरवे कल्चर में आपका डायमाबाद आता है, और इसी के साथ साथ हड़प्पा की भी जो सदर्न मोस्ट एक्सटेंट है डायमाबाद, वहां से हमें एक ब्रोंज का चैरियट या ब्रोंज का बना हुआ, कांसे का बना हुआ हमें एक रथ मिलता है डायमाबाद से। ठीक है, ये जो रथ है ये 45 सेंटीमीटर लंबा है, 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, और 2 सांड जो है वो इसे खींच रहे हैं, और एक आदमी जो है इसे चला रहा है। इन सांडों को हाँकने का काम जो है वो एक व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रथ मिला है हमें, ये हमें डायमाबाद से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 लिस्ट दिए गए हैं, हमें मैच करके बताना है सारे कोड्स में से कि ये मैचिंग जो है किस तरह से हो पाएगी इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहला हड़प्पा की साइट है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन और मोहनजोदाड़ो, और दूसरी तरफ आपके लिस्ट में है वर्कमेंस क्वार्टर्स, डॉकयार्ड, डांसिंग गर्ल और फरोड लैंड। इसमें अगर हम बात करें तो आपका सबसे पहला जो ऑप्शन है हड़प्पा, हड़प्पा जो है उसमें आपको क्या पाया जाता है? हड़प्पा में आपको इन सब में से मिलेगा
मोहनजोदारो सॉरी वर्कमेंस क्वार्टर्स जो है वो आपको हड़प्पा से मिलता है। इसके बाद दूसरे लोथल की बात करें तो लोथल में डॉकयार्ड है, बिल्कुल डॉकयार्ड है। तीसरी बात करें कालीबंगन की, तो कालीबंगन से क्या हमें डांसिंग गर्ल मिलती है? नहीं, कालीबंगन से जो है वो हमें जुते हुए खेत मिलते हैं, फरोड लैंड मिलता है। और मोहनजोदारो से हमें डांसिंग गर्ल मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए 1, 2, 4 एंड 3। तो आप अगर इस लिस्ट में देखेंगे तो 1, 2, 4 एंड 3 आपका सही आंसर जो है वो आंसर डी होगा। ठीक है, इस तरह से आपको कोई महत्वपूर्ण चीज किसी अगर साइट पे मिली है उसको आपको ध्यान रखना है, और इस तरह के मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बिल्कुल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक मैच द फॉलोइंग है। इसमें हमें रिवर और हड़प्पन सेटलमेंट इन दोनों को मिलाना है, कौन सा किस नदी के किनारे है। ठीक है, और हमें करेक्ट कोड जो है उसको सजेस्ट करना है। तो एक तरफ आपका लोथल है, दूसरी तरफ इंडस, सतलज, रावी, घग्गर, भोगावो। इधर लोथल, कालीबंगन, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदारो। ये सारे शहर कौन से नदी के पास बहते हैं या कौन से नदी के पास बसे हुए हैं, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो लोथल जो है, लोथल आपका गुजरात में है और भोगावो नदी जो है वो आपकी गुजरात से होकर बहती है। तो 1 का आंसर 5 है। दूसरी चीज अगर आप देखें कालीबंगन, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में आपकी घग्गर नदी बहती है, तो घग्गर जो है वो आपका सही ऑप्शन है, सही मैचिंग है। अगर 5, 4 की बात करें तो 2 ऑप्शन तो आपका कट गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, रोपड़, रोपड़ जो है पंजाब में है, रोपड़ जो है वो किस नदी पे बसा हुआ है? वो बसा हुआ है आपके सतलज नदी पे। और हड़प्पा और मोहनजोदारो, हड़प्पा जो है वो आपका बसा हुआ है रावी नदी के किनारे और मोहनजोदारो जो है वो इंडस नदी के किनारे है। तो आपका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको कौन सी नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा की साइट, इंडस वैली की साइट बसी हुई है, यह आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। इस तरह का सवाल प्रीलिम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये सवाल बहुत आसानी से जो है वो बन जाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये दो नदियों, ये दो साइट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि ये जहां पे साइट है और यहां पे जो नदियां बहती हैं ये दोनों इकलौते हैं, यहां गुजरात और राजस्थान, यहां गुजरात और राजस्थान। तो इस तरह से भी आप चीजों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपके पंजाब में, पंजाब में इंडस तो नहीं बहती ये आपको पता है, तो सतलज और रावी में से ही कोई हो सकता है। इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करने का भी काम कर सकते हैं अगर आपको पूरी तरह से इन नदियों के बारे में नहीं पता है या साइट्स के बारे में नहीं पता है वो किन नदियों के किनारे हैं। लेकिन चूंकि आपने इतिहास, भूगोल, सारी चीजों की पढ़ाई की है तो आप इसको डिसाइफर कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को बहुत आसानी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following Indus civilization sites give the evidence of a lipstick? ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, ये चन्हूदारो एक कॉस्मेटिक आइटम, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है चन्हूदारो में चल रही थी और वहां पे ही हमें लिपस्टिक के साक्ष्य जो है मिलते हैं हड़प्पा से या हड़प्पा की सभ्यता के साइट से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। एक तरफ आपको साइट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनमें पाई गई कुछ खास चीजें दी गई हैं, तो उनके बारे में बात करना है। तो एक तरफ लोथल है, लोथल क्या है आपका? लोथल आपका आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से पता है, तो डॉकयार्ड लोथल हो गया। कालीबंगन से आपको क्या मिला है? प्लॉट फील्ड मिला है, तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, बी और सी में से कोई सही जवाब, बी और डी में से कोई सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, धोलावीरा में हमें क्या मिलता है? धोलावीरा में हमें मिलता है क्या? टेराकोटा की रेप्लिका मिलती है हमें, प्लो की, किस चीज की? ये हमें कहां से मिलती है? ये हमें बानावली से मिलती है। और धोलावीरा से हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसमें बहुत बड़ा हड़प्पन पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है उसका एविडेंस हमें धोलावीरा से मिलता है। तो 2, 1, 4, 3 आपका सही जवाब है। करेक्ट आंसर इज बी। द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स व्हिच
वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर इंडस वैली पीपल और द हड़प्पन्स। मेसोपोटामिया में हड़प्पन्स को क्या बुलाया जाता था? मेलुहन्स। सारगोन ऑफ अक्कड़ के शिलालेख जो है, इंस्क्रिप्शंस जो है, उसमें उसने मेलुहा के जहाजों के साथ व्यापार के बारे में बात की है और इस बात को करते हुए वो उसने अपने राज्य के समृद्धि को दर्शाने की कोशिश की है कि हड़प्पा से जब उसके ट्रेड संबंध है तो कितना समृद्ध राज्य है उसका, ये जताने की कोशिश सारगोन ऑफ अक्कड़ ने अपने शिलालेखों में की है, जो मेसोपोटामिया का राजा हुआ करता था। तो यहां पे सही जवाब जो है वो आपका मेलुहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? इंडस वैली साइट्स में कौन से साइट्स जो है उत्तर प्रदेश में है? कालीबंगा राजस्थान में है तो ये गलत है, लोथल गुजरात में है तो ये गलत है, आलमगीरपुर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट है, सबसे पूर्वी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की, और ये आपका वेस्टर्न यूपी में है। और इसके साथ साथ हुलास जो है वो भी आपका एक हड़प्पा का साइट है, लेट हड़प्पा का साइट है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो आपका सही जवाब जो है 3 और 4, दैट इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें हड़प्पा की साइट्स और लोकेशंस दिए हैं, कौन सा लोकेशन कहां है। इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं महत्वपूर्ण साइट्स, मांडा कहां है? कश्मीर में है। डायमाबाद अभी हमने बात की महाराष्ट्र में है। कालीबंगन राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। तो आपका करेक्ट आंसर जो है दैट इज 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 आपका करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और इसी के साथ हम इस रिवीजन सीरीज के इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस के द्वारा रिवीजन सीरीज के पहले वीडियो को खत्म करते हैं। अब हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो होगा आपका द मौर्यन और महाजनपद पीरियड का जो काल है, उसके साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस को भी जरूर देखें। थैंक यू।